कॉमटेरिया एजुकेशन चैनल आज स्पेशल लेक्चर अर्थव्यवस्था। ये देखिए हमने स्टार्ट कर लिया था अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण यह पड़ाव। अर्थव्यवस्था की इन्हीं महत्वपूर्ण पड़ावों में एक हम कुछ फैक्ट्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। 1 रुपये के ऊपर की सभी मुद्राएं जो होती है असीमित वैध मुद्रा होती है और आरबीआई द्वारा निर्गमित होती है। जैसे कि 2 रुपये से 2000 रुपये तक के नोट आरबीआई छापता है और एक के नोट क्या है, जैसा बताया, वित्त मंत्रालय द्वारा कागज़ पर छापा जाता था। और 500 रुपये का नोट सबसे पहले 1987 में महात्मा गांधी के चित्र के साथ जारी किया गया था। 1996 में भारत में महात्मा गांधी श्रृंखला के कागजी नोट जारी होना आरंभ हुआ। देखिए, इन प्रश्नों को भी कभी कभी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पूछ लेता है। एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है मुद्रा एवं व्यापार की। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार अगर देखें तो देश में 1000 रुपये तक के सिक्के और बैंक नोट जैसे 1000, 2000, 5000, 10,000 कोई अन्य मूल्य तक जारी किया जा सकता है यदि केंद्र सरकार चाह रहा है। और समकालीन करेंसी नोट पर 15 भाषाओं में नोट मूल्य लिखा होता है। देखिए, 15 भाषाओं में लिखा होता है। प्रश्न अक्सर यूपीपीसीएस में बच्चे जो है अपने पर्स से नोट निकाल कर एग्जामिनेशन हॉल में देखने लगते हैं कि कितनी भाषाओं में जो है नोट मूल्य लिखा होता है। तो देखिए, समकालीन करेंसी नोट पर 15 भाषाओं में नोट मूल्य लिखा होता है। और अभी की बात करें तो आरबीआई नोट निर्गम की न्यूनतम रिजर्व प्रणाली अपनाता है, मतलब कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये चलता है इंडिया में। और मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में 1957 से प्रचलन में आ गई थी और 1957 से 64 तक टकसाल से उत्पादित पैसा को नया पैसा की संज्ञा ऐसा प्रदान किया गया था। और जो नए प्रोजेक्ट है उसमें मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ रुपे कार्ड के बारे में, कि रुपे का मतलब है रूपी प्लस पेमेंट। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा शुरू किया गया एक नई कार्ड भुगतान योजना, जिसकी रूपकल्पना सभी भारतीय बैंक और भारत की वित्तीय संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों में भाग लेने योग्य बनाने के लिए घरेलू ओपन लूप बहुपक्षीय प्रणाली उपलब्ध कराने के भारतीय रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण को पूरा करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भारत को अपना भुगतान कार्ड रुपे ये 8 मई 2014 को राष्ट्र को समर्पित किए गए थे और यह वीज़ा मास्टर कार्ड का स्वदेशी विकल्प है। देखिए, जो चर्चा परिचर्चाओं का क्रम चलता है इसमें से कई प्रश्न स्पष्टतः सीधे ही यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछ ली जाएंगे। और अभी अगर बात करें हम समितियों की, तो देखिए 1975 में गठित नरसिम्हम समिति, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई है। और 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद, गोरखपुर, हरियाणा में भिवानी, राजस्थान में जयपुर, वेस्ट बंगाल में मालदा, ऐसे बैंकों की स्थापना की गई। और अभी देश में कुल 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं और सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत करते हैं। देखिए, ये प्रश्न आता है कि किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। तो देखिए, सिक्किम में और गोवा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक जैसे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य कृषि ग्रामीण विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराना। और पूरे देश में 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना का प्रारंभ हुआ है। और योजना का सबसे पहला उद्देश्य रहा जो महत्वपूर्ण कि बैंकिंग सेवाओं में गुणवत्ता के सुधार के लिए उनके विरुद्ध शिकायतों का समाधान करें। विश्व का सबसे पहला संगठित शेयर बाजार एम्स्टर्डम 16.02 नीदरलैंड में स्थापित किया गया। देखिए, और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करें, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक 100 शेयरों का होता है। देखिए, सारे फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट हैं अर्थव्यवस्था बैंकिंग के लिए वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम कुछ चर्चाएं और करेंगे। देखिए, सारे देशों में हमारे क्या हुआ था, सारे देशों में 14 जून 1995 को बैंकिंग लोकपाल योजना का प्रारंभ किया गया था। और इसके उद्देश्य क्या थे कि बैंकिंग सेवाओं में गुणवत्ता की सुधार हो और इनके विरुद्ध शिकायतों का समाधान किया जाए। भारत का सबसे पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज जो है ओटसेई, जो कि 1992 में था, ऐसा किया गया है। और डी जोन्स, कोस्पी, सीमेक्स और निक्की, देखिए डी जोन्स है न्यूयॉर्क की
ट्रेडिंग और कोस्पी है कोरिया की, और सीमेक्स जो है सिंगापुर की है, और निक्की जो है जापान के शेयर मूल्य सूचकांक। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप लूसेंट की भी किताबों से पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो शायद वहाँ से भी आने की संभावनाएं रहती हैं। विश्व का सबसे पहला केंद्रीय बैंक जो है 1668 में स्वीडन में स्थापित किया गया था, और 1770 की बात करें तो भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का शुभारंभ बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के साथ हुआ। और 3 प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई भारत में 1806 में, बैंक ऑफ बंगाल 1840, बैंक ऑफ बॉम्बे 1843, बैंक ऑफ मद्रास। देखिए 1806 बैंक ऑफ बंगाल, 1840 बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 बैंक ऑफ मद्रास। देखिए बॉम्बे में, बंगाल में और मद्रास में 3 जगह 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई थी। और भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक जो है अवध कमर्शियल बैंक था। इसकी स्थापना 1881 ईस्वी में की गई थी। लेकिन पूर्ण रूप से देश का पहला भारतीय बैंक जो है पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना सन 1894 में हुई थी। देखिए अभी पीएनबी जो है, नीरव मोदी पीएनबी के कई करोड़ों रुपए लेकर विदेश चले गए हैं, और पीएनबी के खाता धारकों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन याद रखें कि देश का पहला भारतीय बैंक जो था वो पंजाब नेशनल बैंक ही था, जिसको कि 1894 में उसकी स्थापना हुई थी। और हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर भारत में एक केंद्रीय बैंक के रूप में 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। देखिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये दोनों ही प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर जो है सर ओसबोर्न स्मिथ 1935 से 1937, और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख 1943 से 1949। इन्हीं के कार्यकाल में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। और आरबीआई का प्रधान कार्यालय जो है मुंबई में है। आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। देखिए आरबीआई का लेखा वर्ष जो है वो 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों का नियमन और नियंत्रण करता है। आरबीआई का प्रमुख कार्य देश में मुद्रा और साख के प्रसार को नियमित एवं नियंत्रित करना है। भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आंकड़े आरबीआई द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। 1 रुपये के नोट, सिक्कों का निर्गमन वित्त मंत्रालय और सभी करेंसी का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 जुलाई 2011 से देश में 25 पैसे और इससे कम मूल्य के सभी सिक्के प्रचलन में औपचारिक रूप से अमान्य कर दिए गए हैं। भारत में दशमलव प्रणाली की मुद्रा का प्रचलन 1 अप्रैल 1957 से है। कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत देश में पंजीकृत बैंकों की वाणिज्यिक बैंक की संज्ञा से जाना जाता है। और वाणिज्यिक बैंकों का नियमन और संचालन भारतीय बैंक अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। देखिए भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर यह भारतीय स्टेट बैंक ऐसे नाम से जाना गया। और भारतीय स्टेट बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सबसे बड़ा बैंक है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। एडी गोरावाला समिति 1952 की अनुशंसा पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई है। और शैक्षिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू जो है करने वाला पहला बैंक जो है पंजाब नेशनल बैंक है 1 नवंबर 2000। और 9 फरवरी 2004 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता एटीएम केरल के कोच्चि स्थान पर लॉन्च किया गया। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। देखिए इसे सारे फैक्ट्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करता है कॉम्टेरिया। कॉम्टेरिया बड़े ही महत्वपूर्ण विषयों पर नियमित चर्चा परिचर्चाओं का क्रम जारी रखता है। इसी चर्चा परिचर्चा के क्रम में बड़ा ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ कि जो बैंक दर है वो 4.25% है अप्रैल 2022 के डेटा के अनुसार। और CRR जो है जिसको कि नगद आरक्षण अनुपात आप कहते हैं, यह अप्रैल 2022 के अनुसार 4% है। और SLR जो कि सांविधिक तरलता अनुपात होता है, यह अप्रैल 2022 डेटा के अनुसार 18% है। और रेपो रेट ये जो है अप्रैल 2022 के डेटा के अनुसार 4% है।
और रिवर्स रेपो रेट अप्रैल 2022 की डेटा के अनुसार 3.35% है। बचत खातों पर बैंकों द्वारा देय ब्याज दर जो है यह 5 मई 2011 के हिसाब से अनियंत्रित है। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ों की हम चर्चाएं करते हैं, तो सावधि जमा दर कितना है? सावधि जमा दर अप्रैल 2022 तक 5 से 5.6% है। और बचत जमा दर अप्रैल 2022 के डेटा के अनुसार 2.7 से 3% तक। और आधार दर मतलब बेस रेट जो होता है, तो आधार दर है वो अप्रैल 2022 तक 7.25 से 8.80% के बीच है। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाओं में एक नए अध्याय को जोड़ते हैं और देखते हैं और कौन से महत्वपूर्ण प्रसिद्ध शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांकों की चर्चा करेंगे कि शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आते हैं। देखिए, सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंकेक्स ये सारे मुंबई के हैं। और डो जोन्स जो है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, SPX USA का है, NKY जापान का है, निक्की जो है टोक्यो का है, UKX इंग्लैंड का स्टॉक एक्सचेंज है, CAC जो है फ्रांस का है, HSI जो हांगकांग का है, फ्रैंकफर्ट और डेक्स जो है जर्मनी का है, हॉन्ग सेंग जो है हांगकांग का है, और सीमेक्स जो है सिंगापुर का है, कोस्पी कोरिया का है, संघाई कॉम जो है चीन का है, नास्दाक संयुक्त राज्य अमेरिका का है, बोवेस्पा और IBOV ये ब्राज़ील का है, और IPC जो है मैक्सिको का है, और सियाल कंपोजिट जो है दक्षिण कोरिया का है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं कॉमटेरिया पर लाइव हैं। अगर आप इन महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को मिस करते हैं, आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्नावली को मिस करते हैं। इसलिए कॉमटेरिया लेक्चर्स को मिस न करें। बड़े ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स में हम इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, डाक संबंधी लेखन सामग्री, डाक और डाक मित्र भिन्न टिकटों और अदालती और गैर अदालती स्टाम्प, बैंक, RBI और SBI के चेक, बांड, राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र और राज्य सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, वित्तीय निगम के प्रतिभूति पत्रों की छपाई करता है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक। दूसरे क्रम पे हम चर्चा करते हैं सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद। देखिए, इसे दक्षिण राज्यों की डाक लेखन सामग्री की मांगों को पूरा करने के लिए और पूरे देश की केंद्रीय उत्पाद शुल्क स्टाम्प की मांग को पूरा करने के लिए 1982 में इसकी स्थापना की गई है। भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक रोड के उत्पादन की अनुपूर्ति की जा सके, इसलिए इसकी स्थापना की गई। अब देखिए, करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र, 10 के, 50 के, 100 के, 500 के, 1000 के, 2000 के नोट, ये सारे बैंक नोट छापती है करेंसी नोट प्रेस नासिक और उनकी पूर्ति करती है। बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश की बात करें तो 20 का, 50 का, 100 का और 500 रुपये के उच्च मूल्य वर्ग के नोट छापती है बैंक नोट प्रेस देवास। इसके स्याही का कारखाना प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण भी करता है, और साबनी वेस्ट बंगाल में और मैसूर कर्नाटक के। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड, इन दोनों स्थानों पर 2 नए और अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेस स्थापित किए गए हैं। RBI के नियंत्रण में करेंसी नोट छापे जाते हैं। और अगला है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का है। क्या होता है इसमें? बैंक और करेंसी नोट, कागज़, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज़ का उत्पादन करने के लिए 1967-68 में, किस सन में? 1967-68 में उक्त मिल को चालू किया गया। अब ये टकसालों के बारे में चर्चा करेंगे। सिक्कों का उत्पादन और सोने चांदी की परख करने, तमगों का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार की 4 टकसाल मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा में स्थित है। और मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता की टकसालें काफ़ी समय पहले 1830, 1903 और 1950 में स्थापित की गई थी, और नोएडा की टकसाल 1989 में स्थापित की गई थी। मुंबई और कोलकाता की टकसाल में सिक्कों का के साथ साथ इनके अलावा विभिन्न प्रकार के पदक और मेडल का भी उत्पादन किया जाता है। बने रहें, जमे रहें ऐसे ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के बड़े ही रोमांचक लेक्चर्स के इन महत्वपूर्ण क्षणों को आनंदित करता यह कॉमटेरिया एजुकेशनल चैनल उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा के बड़े ही सुलझे हुए और संगठित सवालों का संग्रह लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहता है। आइए हम कुछ चर्चा परिचर्चा का क्रम आगे बढ़ाते देखते हैं किस संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। देखिए,
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ये 1955 से एसबीआई के नाम से जाना जाने लगा। इसका मुख्यालय मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आईएफसीआई का मुख्यालय बेंगलुरु। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम आईसीआईसीआई का मुख्यालय मुंबई। इसके साथ ही साथ भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय मुंबई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का मुख्यालय मुंबई। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई का मुख्यालय मुंबई। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और भारतीय औद्योगिक पूर्ण निर्माण बैंक आईआरबीआई और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय कोलकाता। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय लखनऊ। इंडियन एक्जिम बैंक भारत आयात निर्यात बैंक, इसका मुख्यालय मुंबई। राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी का मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी का मुख्यालय मुंबई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रारंभ और ये होता है 2 अक्टूबर 1975 से। जोखिम पूंजी टेक्नोलॉजी निगम आरसीटीएफसी का मुख्यालय मुंबई। भारतीय तकनीकी विकास सूचना एवं क्रमांक टीडीआईसीआई का मुख्यालय मुंबई। अधसंरचना पट्टेदारी वित्त सेवा लिमिटेड, इसके मुख्यालय मुंबई। गृह विकास वित्त निगम लिमिटेड एचडीएफसी का मुख्यालय मुंबई। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक आईआईबीआई का मुख्यालय कोलकाता। इसी प्रकार के सारे महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करता कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल आपके समक्ष हर प्रकार के पहलुओं को, प्रश्नों को, उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आगामी 12 जून जिनके की प्रवेश पत्र लाइव हो चुके हैं, आप प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए कुछ चर्चा करते हैं गुड एंड सर्विसेज टैक्स पर। देखिए, केंद्रीय कर के अंतर्गत जो होता है जीएसटी के अंतर्गत एक दृष्टि में देखते हैं कि केंद्रीय कर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत लगाया गया उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क सामान्यतः प्रतिशुल्क के रूप में सीवीडी यानी काउंटर वैलिडिटी ड्यूटी में जाना जाता है, और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क सैड, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, अधिभार उपकर, ये सारे के सारे केंद्रीय कर में सेंट्रल टैक्सेस में आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं राज्य कर की चर्चा। मूल्यवर्धित कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर और विलासिता कर, लॉटरी सट्टेबाजी, जुआ पर कर, वस्तु सेवाओं की आपूर्ति संबंधित होने वाले राज्य उपकर, अधिभार, प्रवेश कर, चुंगी कर के स्थान पर नहीं। तो ये सारे के सारे कर जो है राज्य कर। अब हम पता करते हैं स्लैब के बारे में कि सेवाओं की विभिन्न दरें क्या है। क्या है टैक्स स्लैब, दरें क्या हैं और सेवा कौन सी है। दूध, अंडे, ताज़ी सब्जियाँ, फल, मिट्टी के बर्तन, अनाज, पशुओं का आहार, हाथ से बने संगीत के उपकरण इत्यादि पर 0% टैक्स, 0% जीएसटी। घरेलू आवश्यकता की चीज़ें, जीवन रक्षक दवा, हैंडपम्प, कोयला, टैक्सी किराया, रेलवे, माल परिवहन सेवा, प्रिंट मीडिया, विज्ञापन में 5% टैक्स। नोटबुक, तैयार भोजन, खेल के सामान, चश्मे के लिए फाउंटेन पेन, चश्मे के लिए लेंस, फाउंटेन पेन, वास्तविक व्यावसायिक श्रेणी की हवाई यात्रा, गैर वातानुकूलित रेस्टोरेंट पे 12% टैक्स। सीसीटीवी कैमरा, प्रिंटर, हेयर ऑयल, औद्योगिक सामान, हेलमेट, परमाणु रिएक्टर, आउटडोर खाना पीना, स्पेसिफाइड कंस्ट्रक्शन इत्यादि पे 18% जीएसटी। परफ्यूम, बोतलबंद पेय, लग्जरी बाइक, कार, सिगरेट, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, लग्जरी होटल, रेस क्लब इत्यादि पे 28% जीएसटी। देखिए, सारे जो जीएसटी के प्रोसीजर हैं इसमें बड़ा ही बदलाव हुआ, बड़े ही विरोध हुए, बड़े ही अवरोध हुए, लेकिन यह 122वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा जीएसटी को भारत में लाया गया और संविधान के अनुच्छेद 246 क में केंद्र और राज्यों को जीएसटी लगाने के संबंध में वर्णन किया गया है। जीएसटी परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है और जीएसटी परिषद को जीएसटी पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार प्राप्त है। वस्तु और सेवा कर परिषद किससे किससे मिला है। देखिए, सदस्य में पहले अध्यक्ष होंगे इसके केंद्रीय वित्त मंत्री होंगे, सदस्यता में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं और सदस्य में सभी 28 राज्य और 3 यूटीज के दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री या कराधान मंत्री अथवा कोई अन्य मंत्री इसके सदस्यता में होंगे। उपाध्यक्ष कौन होगा। राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के बीच में एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित एक सदस्य ही जीएसटी काउंसिल का उपाध्यक्ष होगा। और जीएसटी परिषद में केंद्र राज्य संघों से कुल मिलाकर 33 सदस्य होते हैं। देखिए, हम चर्चा करेंगे कि 15वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ। 15वें वित्त आयोग का गठन
27 नवंबर 2017 को हुआ। इसके अध्यक्ष श्री NK सिंह थे और सचिव श्री अरविंद मिश्रा थे। 4 सदस्यों की बात करें जो अन्य सदस्य होते हैं, श्री AN झा, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, डॉक्टर अनूप सिंह और प्रोफेसर रमेश चंद्र। देखिए चर्चाओं परिचर्चाओं का क्रम चल रहा है और इसमें 15वें वित्त आयोग की चर्चा। अंतिम प्रतिवेदन है 15th फाइनेंस कमीशन और अपनी रिपोर्ट को 2 खंडों में प्रस्तुत करते हुए पहले खंड में 2020-21 के लिए सिफारिश 5 दिसंबर 2019 को सौंपी गई और दूसरे खंड में 15वें वित्त आयोग में 21-22 में 2025-26 तक के लिए अपनी सिफारिशें 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी गई। क्या सिफारिशें हैं? 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट 4 खंडों में तैयार की गई हैं। खंड पहला और 2 में पहले तरह की मुख्य रिपोर्ट और अनुलग्नक। खंड 3 में क्या था? केंद्र सरकार पर आधारित मध्यम अवधि की चुनौती और आगे की रूपरेखा के साथ प्रमुख विभागों की विस्तृत भूमिका का विश्लेषण किया गया। खंड 4 में क्या किया गया है 15वें वित्त आयोग में? देखिए खंड 4 में है पूरी तरह से राज्यों पर आधारित है। प्रत्येक राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर बड़ी गहराई से विश्लेषण किया है और प्रत्येक राज्य की चुनौतियों को देखते हुए अलग अलग सुझाव सामने रखे हैं। ऐसा सारा निचोड़ मैं बता रहा हूँ कि 117 मुख्य सिफारिशें हैं। खंड 3 और 4 में केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के लिए कई सुधारों के सुझाव दिए गए हैं। 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% सुझाया गया है, जो कि 2020-21 के समान ही है और ये 14वें वित्त आयोग के सुझाव से कम है, जिसमें 42% के हिस्से की बात कही गई थी। इस 1% का समायोजन कर नए गठित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है, जिन्हें केंद्र से धनराशि दी जाएगी, तो ये 1% उनके लिए किया गया है। देखिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर्स के साथ कॉमेंटेरिया नित्य निरंतर अपने एजुकेशनल सिनेरियो को बढ़ाता जा रहा है। अब हम पता करते हैं कि राज्यों के विशिष्ट अनुदान करोड़ों में कितने रुपए हैं। 2021-26 के दौरान केंद्रीय स्रोतों से निम्नलिखित अनुदान दिए जाएंगे, क्योंकि राजस्व घाटा अनुदान 2,94,514, स्थानीय निकाय अनुदान 4,36,361, आपदा प्रबंधन अनुदान 1,22,601, क्षेत्र विशिष्ट अनुदान 1,29,986, स्वास्थ्य में 31,755, स्कूल शिक्षा में 4,800 और उच्च शिक्षा में 6143। सारे करोड़ों में वैल्यूज में बता रहा हूँ, सारे करोड़ों में। कृषि आधारित सुधारों पर अमल में 45,000 करोड़, PMGSY योजना के सड़क रख रखाव में 27,539, न्यायिक सेवा में 10,425, लेखा पर 1,175, आकांक्षी जिले और ब्लॉक पर 3,150 और राज्य विशिष्ट अनुदान पर 49,599 करोड़ रुपए की पूरी लागत रखी गई है और कुल 10,33,062 करोड़ रुपए की ये सारी योजनाएं रखी हैं। और सभी राज्यों के कुल सघन वन क्षेत्र में किसी राज्य के वन क्षेत्र के हिस्से की गणना करके इस मानदंड पर पहुंचा जाता है। इसी प्रकार के सारे बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा करता ये सारा 15वां वित्त आयोग का रिपोर्ट मैं आपके समक्ष बड़े ही सूक्ष्म तरीके से प्रस्तुत कर दिया। इस पर कुछ एक हल्का सा प्रकाश डालते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश के तहत केंद्रीय कर अंतरण पूल में सर्वाधिक हिस्सेदारी पाने वाले 3 राज्य में उत्तर प्रदेश 17.939%, दूसरे पे बिहार 10.058% और तीसरे पे मध्य प्रदेश 7.850%। मध्य प्रदेश PCS के एस्पिरेंट याद रखें, 15वें वित्त आयोग में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर सर्वाधिक हिस्सेदारी पाने वाला केंद्रीय कर अंतरण पूल में है, जो कि 7.850% के साथ। इस सारे प्रश्न मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको पूछे जाएंगे। जो प्रश्न आपको करंट अफेयर्स में या किसी भी बिंदु पर मध्य प्रदेश से संबंधित मिले, वो सारे प्रश्नों को नोट करें। जो भी मध्य प्रदेश PCS परीक्षा की तैयारी के लिए प्रयासरत हैं, 19 जून को परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अब 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो केंद्र कर अंतरण पूल में न्यूनतम हिस्सेदारी पाने वाले 3 राज्य हैं गोवा 0.386%, सिक्किम 0.388%, मिजोरम 0.500% और 13वें वित्त आयोग का समग्र दृष्टिकोण था समावेशी और हरित समृद्ध प्रोन्नत राजकोषीय संघवाद।
केंद्र और राज्यों के संबंध में सबसे पहले पुनर्विचार स्टार्ट किया गया था तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट 1971। और राज्यों को सामान्य केंद्रीय सहायता किस फार्मूले के आधार पर प्राप्त होती है, तो गाडगिल मुखर्जी फार्मूला यहाँ पर अपनाया जाता है। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला राज्यों पर लागू होता है गैर विशेष श्रेणी वाले राज्य पर। ये गाडगिल मुखर्जी फार्मूला स्थापित या लागू किया जाता है। गाडगिल मुखर्जी फार्मूला में केंद्रीय सहायता आवंटन में निहित कसौटियों में कैसा सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया था। देखिए, जनसंख्या पर 60% जनसंख्या पर, और सेवा कर में सर्वाधिक हिस्सा पाने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है 18.205%, और सेवा कर में सबसे कम हिस्सा पाने वाला राज्य है सिक्किम 0.369%। और आंतरिक ऋण के अंतर्गत समाहित होती है सरकार द्वारा प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल्स, जिन पर देय प्रतिफल की दर निर्गत होती है। और आंतरिक ऋण के लिए सरकार डेटेड प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स को कैसे निर्गत किया जाता है, तो नीलामी के द्वारा इसको निर्गत किया जाता है। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन कॉम्टेरिया बड़े ही रोचक तरीके से इस लेक्चर्स को फ्रेम करता है। कॉम्टेरिया को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करते रहें और निःशुल्क शिक्षा का आनंद लें। राज्य सरकार को निर्गत ट्रेजरी बिल्स कितने दिन की होती है, तो राज्य सरकार को निर्गत ट्रेजरी बिल्स 14 दिन की होती है। 14 दिन ही होती है, ये याद रखें। बाजार ऋण ट्रेजरी बिल्स कितने दिन की होती है, तो बाजार ऋण ट्रेजरी बिल्स 91 दिन की होती है, या 182 दिन की होती है, या 364 दिन की होती है। लेकिन राज्य सरकार को निर्गत ट्रेजरी बिल्स कितने दिन की होती है, मात्र 14 दिन की। और संघ सरकार को विदेशी ऋण किस माध्यम से प्राप्त होता है, देखिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संस्थाओं के माध्यम से। अच्छा, ऋण परिशोधन एमोर्टाइजेशन किसे कहते हैं, ऋण परिशोधन बिल, ऋण की वो राशि इसे किस्त के रूप में भुगतान करनी होती है, एमोर्टाइजेशन बिल ऐसा कहा जाता है उसको। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया। उत्तर प्रदेश पीसीएस उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2001 में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन और भालचंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में। 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को दिए जाने वाले अंतर्राज्यीय कर विभाजन, क्षैतिजीय हस्तांतरण के सूत्र में जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय अंतराल के अलावा 2 नई कसौटियों को अपनाया था। तो ये दूसरी नई कसौटियां हैं जनसंख्या परिवर्तन और वनाच्छादन। प्रोफेसर राजा जे चेलाया समिति की सिफारिश किससे संबंधित है, ये 1991 में आई, जो कि कर ढांचे की जांच के लिए बनाई गई। करदाताओं की पहचान के लिए स्थायी खाता नंबर पैन के स्थान पर कर ढांचा पहचान संख्या टिन प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, ये प्रोफेसर राजा जे चेलाया समिति ने ऐसा प्रस्ताव दिया था। देखिए, इस सारे महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, ये सारे ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षाओं के लिए। केंद्र और राज्यों के बीच स्वायत्त युक्त वित्तीय संबंध की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रस्तुत की गई थी। याद रखें, यह स्वायत्ता युक्त वित्तीय संबंध की व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रयुक्त की गई। और गैर योजनागत कार्यों के लिए अनुदान वित्त आयोग की संस्तुति पर प्रदान किया जाता है। और 15वें वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश के तहत केंद्रीय कर अंतरण पूल में सर्वाधिक हिस्सेदारी पाने वाले 3 राज्य में उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा मध्य प्रदेश। जैसा कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश पीछे से कैंडिडेट इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल के भी कैंडिडेट याद रखेंगे। और सेवा कर में सर्वाधिक हिस्सेदारी प्राप्त करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। और 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में संघों के करों में राज्यों को दी जाने वाली हिस्सेदारी 41% है, जो कि पिछले आयोग में क्या एज्यूम किया गया था, 42%। और यह 1% कहाँ मर्ज किया जा रहा है, जो नए यूटीज बने हैं उनके लिए 1% रखा गया है। 15वें वित्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक है, क्या है, कोविड के दौरान वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग का रिपोर्ट का शीर्षक है कोविड के दौरान वित्त आयोग। और 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 2026 हेतु शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में संस्तुति 1,21,055 करोड़ रुपए और 2,36,805 करोड़ रुपए
देखिए शहरी के लिए 1,21,055 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2,36,805 करोड़ रुपए की है संस्तुति 15वें वित्त आयोग में। ऐसे ही मज़ेदार लेक्चर्स के लिए आप देखते रहें कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल। कॉमटेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर इसी प्रकार विद्यार्थियों के हित में निःशुल्क लेक्चर्स लाता रहेगा। कॉमटेरिया लेक्चर्स को शेयर करें और इकोनॉमिक्स की बड़े ही मज़ेदार लेक्चर को एंजॉय करते रहें। अगले मज़ेदार लेक्चर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। जय श्री राम, जय मां गंगा, हर हर महादेवा।